मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा। खासकर उस चिलचिलाती गर्मी की दोपहर में जब मैं इंदौर में थी। मैं 35 साल की थी और सोचती थी कि मेरी दुनिया एकदम परफेक्ट है। पिछले 12 सालों से मैं अपने पति शिवेश के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। हमारा रिश्ता हंसी खुशी से भरा हुआ था। उस वक्त मैं इंदौर के एक हरे भरे इलाके में अपने आरामदायक घर में रहती थी। मेरे दिन ऑफिस, घर के काम और छोटी मोटी पारिवारिक जिम्मेदारियों में बीतते थे। मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ संतुलित और सुकून भरा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सुकून बस एक आंधी से पहले की शांति थी। ये सब तब शुरू हुआ जब एक सुबह मेरे फोन की घंटी बजी। मैं उस वक्त अपने बालकनी में कॉफी का मजा ले रही थी और दूर से आने वाली गाड़ियों की हल्की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। फोन की आवाज ने मेरे उस शांत पल को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से मेरी सबसे पुरानी सहेली पुष्पा की आवाज आई। उसका लहजा परेशान और बेचैन था, जिसने मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मुझे नहीं पता था कि यह एक फोन मेरे उस सुंदर संसार को उथल-पुथल करने वाला है, जिसे मैंने बड़े जतन से बनाया था। पुष्प ने कहा, अर्पिता, मुझे तुम्हारी बहुत बड़ी मदद चाहिए। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। फिर उसने आगे कहा, यह मेरे बेटे राघव के लिए है। उसे इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई के लिए सीट मिल गई है, लेकिन वहां उसे बसाने के लिए कोई नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? उसकी बातें कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई। वैसे पुष्पा को इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। इंदौर में हमने साथ साथ कॉलेज किया था। बाद में वह भोपाल शिफ्ट हो गई और मैं इंदौर में ही रह गई। पर हमारी दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। मैंने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल, मैं राघव की मदद करूंगी। तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे तो राघव की मदद करने में खुशी होगी। जब तक उसे हॉस्टल या कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, वह हमारे साथ रह सकता है। सच कहूं तो मैंने राघव को बहुत कम देखा था। बस कुछ परिवार वालों की शादियों या छोटे-मोटे जलसों में। आखिरी बार जब हम मिले थे, वह 17 साल का पतला सा शांत लड़का था। अब 5 साल बाद वह एक समझदार नौजवान बन चुका था और मैं उसे अपने घर में पहली बार ठहराने वाली थी। जिस दिन वह इंदौर पहुंचा, मैं और शिवेश उसे बस स्टैंड लेने गए। बस स्टैंड पर इंतजार करते हुए मैं सोच में पड़ गई कि अब वह कैसा होगा। क्या अभी भी वह वही शर्मीला लड़का होगा या अब कुछ और बोल्ड और चमकदार बन गया होगा? इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैंने उसे बस से उतरते देखा। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। राघव अब एक लंबा हट्टा-कट्टा नौजवान था। उसकी हल्की मुस्कुराहट में एक अलग ही मासूमियत थी और उसकी काली आंखें ऐसी थीं कि मानो किसी को भी अपनी गहराई में खींच ले। बस स्टैंड की भीड़ में उसकी सांवली चमक और साफ सुथरे बाल उसे और भी खास बना रहे थे। उसे देखते ही मेरे मन में एक अनजाना सा तूफान उठा। मीना मौसी। राघव ने मुझे देखते ही जोश में पुकारा। वो मुझे हमेशा इसी नाम से बुलाता था, हालांकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं था। फिर उसने आगे बढ़कर मुझे गर्मजशी से गले लगाया। उसकी मजबूत बाहों का एहसास होते ही मेरे बदन में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। मैं जल्दी से उससे अलग हुई, अपनी इस हरकत से खुद हैरान। उस वक्त शिवेश, जो मेरी इस घबराहट से बेखबर था, राघव का स्वागत बड़े प्यार से कर रहा था, जैसे कोई पिता अपने बेटे से मिल रहा हो। घर लौटते वक्त राघव अपनी पढ़ाई और इंदौर में नई शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित था। मैं उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र बार बार कार की साइड मिरर में जा रही थी, जहां उसकी गहरी आंखें मुझे ताक रही थीं। शुरुआती दिन आम तौर पर बीते। मैं उसे इंदौर की गलियां, यूनिवर्सिटी, पार्क और आसपास की जगह दिखाने ले जाती। शिवेश अपने ऑफिस में इतना उलझा रहता था कि घर पर वक्त कम बिताता। ऐसे में दिन का ज्यादातर समय मैं और राघव साथ ही गुजारते। इन्हीं दिनों में एक शाम जब मैं उसे सैर कराने निकली, तब से मेरी दुनिया बदलने लगी। हम एक खूबसूरत पार्क में टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी राघव अचानक रुक गया और मेरी तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। फिर बोला, मीना मौसी, मैं सचमुच आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे लिए जो किया,
उसका कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने कहा, आपके बिना मैं यहाँ इतनी आसानी से सेटल नहीं हो पाता। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राघव, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे तो तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है। नहीं हो सकता। फिर राघव मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही आग थी जो मेरे मन में सुलग रही थी। उसने धीरे से कहा, मीना मौसी, आप बहुत कोमल हैं। मैं कुछ सोच पाती इससे पहले उसने अपने हंठ मेरे होठों से छुआ दिए। ये एक ऐसा पल था जिसने पिछले दिनों की सारी छुपी भावनाओं को बाहर निकाल दिया। मेरे हाथ उसके घने बालों में चले गए और उसने मुझे धीरे से किचन काउंटर की ओर खींच लिया। कुछ सेकंड के लिए मैं उस एहसास में डूब गई, उसके होठों की नरमी, उसके शरीर की गर्मी। लेकिन तभी जैसे बिजली सी कौंधे और मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मेरी सांसें तेज थीं। कांपते स्वर में मैंने कहा, नहीं राघव, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने पूछा, क्यों नहीं? उसकी आंखों में सवाल और चाहत थी। फिर बोला, मैं जानता हूं कि आप भी इसे चाहती हैं। आप इसे झूठला नहीं सकती। मैंने सख्त लहजे में कहा, राघव, मैं शादीशुदा हूं। तुम पुष्प के बेटे हो। ये नहीं हो सकता। हालांकि मेरा दिल कुछ और ही चीख रहा था। मैं तेजी से किचन से बाहर निकली, उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ये मैंने क्या कर लिया? मैंने इसे इतना बढ़ने कैसे दिया? मैं खुद से सवाल कर रही थी। उस रात जब शिवेश देर से घर लौटा और मैं बिस्तर पर थी, नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही पल आंखों के सामने घूम रहा था, का स्पर्श, उसकी गर्माहट। मुझे पछतावा था, डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था जो मैंने सालों से नहीं महसूस किया था। अगले दिन भारी थे। मैं और राघव शिवेश के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करते, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। जब भी हम अकेले होते, एक अनकही बेचैनी हावी हो जाती। फिर एक दिन जब शिवेश ऑफिस गया था, राघव मुझे लिविंग रूम में मिला। वो गंभीर स्वर में बोला, मीना मौसी, हम ऐसे नहीं जी सकते। उसकी आवाज में चाहत थी। फिर कहा, मुझे पता है आप शादीशुदा है। ये आसान नहीं, पर मेरे दिल में जो आपके लिए है वो सच है। मैं इसे दबा नहीं सकता। मैंने थकान भरे लहजे में सोफे का सहारा लिया और कहा, राघव, मैं भी कुछ महसूस करती हूँ, पर ये सही नहीं। मेरी जिंदगी दांव पर है। वो और करीब आया, इतना कि उसकी सांसें मुझे छू रही थीं। बोला, अगर हम कोई रास्ता ढूंढ लें, सावधानी से, बिना किसी। फिर हमारा छुपा रिश्ता शुरू हुआ। जब भी शिवेश घर से बाहर होता, हम करीब आते। हर मुलाकात में रोमांच था, प्यार के मजे और पकड़े जाने का डर। नजरों से इशारे, छुप छुप कर मैसेज, ये सब मेरी जिंदगी में एक नई चमक ले आया था। लेकिन वक्त के साथ अपराध बोध बढ़ने लगा। जब शिवेश मुझे प्यार से देखता या गले लगाता, मेरे मन में चुभन होती। पुष्पा के बारे में सोचकर डर लगता कि अगर उसे पता चला तो क्या होगा। एक रात जब हम सोफे पर करीब थे, मुझे अपने किए का बोझ असहनीय लगा। हल्की रोशनी और उसकी परफ्यूम की खुशबू माहौल को और गहरा बना रही थी। लेकिन इस बार मुझे डर लगा। मैंने उसे दूर किया और रोते हुए कहा, हमें ये बंद करना होगा, राघव। मैं और नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्त पुष्पा को धोखा नहीं दे सकती। राघव उदास हो गया। उसने कहा, मुझे भी पता है ये गलत है, पर मैं आपको भूल नहीं सका। मैंने कहा, हम इसे और नहीं बढ़ा सकते। इससे पहले कि सब बर्बाद हो, हमें रुकना होगा। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, ये आसान नहीं होगा। मैंने सहमति में सिर झुकाया। अगले दिन मुश्किल थे। हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखते, पर शिवेश और पुष्पा के सामने सामान्य दिखना मुश्किल था। फिर एक शाम शिवेश जल्दी घर आया। मेरे पास बैठकर बोला, मुझे सब पता है। मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारे और राघव के बारे में। मैंने तुम्हारी नजरें देखी, तुम्हारे फोन में मैसेज देखे। मैं रो पड़ी। शिवेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहा। उसने कहा, मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं तुम्हारे लिए कम था? मैंने कहा, नहीं, ये मेरी गलती थी। मैं बहक गई। वो चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर फिर भरोसा कर पाऊंगा। मुझे वक्त चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद इसलिए ये इतना दर्द दे रहा है। और वो, हूँ, शायद इसलिए ये इतना दर्द दे रहा है। और वो चला गया। मैं अकेली रह गई, ये सोचते हुए कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मेरी गलती के निशान हमेशा रहेंगे।
क्या मैं शिवेश का भरोसा वापस जीत पाऊंगी या सब खत्म हो चुका है? तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।